नमस्कार, राजीव रंजन की तरफ से और साथ में योगेश जी। नमस्कार। और आज बिहार के राजगीर में वो ऐतिहासिक क्षण था जब हीरो एशिया कप 2025 का शुरुआत हुई आज। और आज का जो मैच जिसमें सबसे अधिक भीड़ थी और परंपरागत तरीके से जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, वो था भारत का चीन से। वैसे तो विश्व रैंकिंग में भारत चीन से काफ़ी आगे है, बहुत ऊपर है, लेकिन आज चीन से जीतने में भारत के पसीने तो छूट गए। योगेश जी। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि बहुत आसानी से हम जीत लेंगे, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट है। एशिया कप में की सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसके अगर विजेता बनते हैं तो FIH वर्ल्ड कप जो होना है बेल्जियम और हॉलैंड में, उसमें आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए सारी टीम की एक तैयारी होती है। और अब क्या है ना कि रैंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा अप डाउन मिलेगा, लेकिन एशिया कप हो या किसी भी टूर्नामेंट की टॉप 4 टीम के बीच गैप बहुत कम होता है। कौन किस दिन कैसा खेलता है, इस पे मैच का परिणाम बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आज अगर आप जो मैच था, मैच में अभी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम वो फॉर्म में, वो लय में नहीं आ पाई जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और ख़ासकर हम लोग के जो मेमोरी में है वो लगातार बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल अगर हम ओलंपिक में ले रहे हैं, एशियन चैंपियंस में, तो उसकी वजह से जो है ना वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा मानना है कि टीम मैच दर मैच अपने आप को इम्प्रूव करेगी। थोड़ा हाफ लाइन में प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों का थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अंत भला तो सब भला। चूंकि मेजबान हम हैं, हालांकि पिछले 2 वर्षों में हॉकी प्रो लीग में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और इसी कारण से हम आज 7वें स्थान पर हैं। लेकिन मेजबान होने के नाते और एशिया की शीर्ष टीम होने के नाते, और जैसा कि अभी योगेश जी आपने कहा कि चूंकि इसमें चैंपियन होना इसलिए भी जरूरी है कि आप विश्व कप हॉकी के लिए सीधे क्वालिफाई कर सके। इस दृष्टिकोण से यह टूर्नामेंट का हर मैच भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और आज जब शुरुआत हुई तो पहले के 2 मिनट में तो भारत ने बहुत अच्छा आक्रमण किया, एक गोल भी हुआ जो कि डिसअलाउ हो गया फॉल्ट के कारण। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से चीन ने वापसी की, उसकी तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी। और पहला गोल आखिरकार पेनल्टी कॉर्नर पर चीन नहीं किया, फिर भारत ने वापसी जरूर की जब युवराज सिंह ने फिर पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। लेकिन उसके बाद से कभी भारत की टीम आक्रमण तो करती थी, लेकिन बीच बीच में दबाव बनाने की जो रणनीति चीन की थी वो सफल हुई। और जो आपने कहा जो हाथ पैर में कमजोरी दिखी, कई बार ऐसे ओपनिंग दिए गए वस्तुतः चीनी खिलाड़ियों को, जिसके कारण वो भारत के स्ट्राइकिंग सर्किल तक पहुंच ही नहीं सके। निशाना साधने में भी कई बार कई पेनल्टी कॉर्नर लेने में सफल हुए। कुल मिलाकर 8 पेनल्टी कॉर्नर चीन को ही मिले, हमें भी मिले। ये बात अलग है कि बाद में हरमनप्रीत ने बहुत अच्छा खेला और लगातार 3 गोल करके हमें 4-3 से जीत दिलाई। देखिए वो ऐसा ना कि टीम को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और टीम सेट करेगी। आपको मैं बता दूं कि अभी जो सबसे बड़ा अभी जो गैप हम लोग को दिख रहा है वो गैप सृजेश का दिख रहा है। बिल्कुल, पाठक बहुत लंबे समय से टीम में है और वो कब बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। सृजेश के साथ लंबे समय पर रह के और उस समय बड़ा अच्छा था, एक सिस्टम था कोच का कि एक क्वार्टर ये एक क्वार्टर वो, या एक हाफ सृजेश एक हाफ पाठक। तो पाठक बहुत अच्छे गोलकीपर है, लेकिन आज वो ऑफ थे और उनका बॉडी लैंग्वेज तो मतलब इंटरनेशनल लेवल के गोलकीपर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसके हिसाब से बहुत सही नहीं लग रहा था। और अभी आपने जैसे चर्चा की प्रो हॉकी लीग की, तो प्रो हॉकी लीग की हार की चर्चा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया जब ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, अब उसका नेक्स्ट टारगेट बड़ा टूर्नामेंट होता है। बड़ा टूर्नामेंट मीन्स कि अब अगला ओलंपिक और वर्ल्ड कप। तो अब ये जो बीच का प्रो लीग है या फिर अभी ऑस्ट्रेलिया टूर की जो आप बात करेंगे, इंडियन टीम अपने सेकंड लाइनअप को आजमा रही थी और उस दौरान अप डाउन लगा रहता है। हाँ, एक चिंता की विषय ये है कि सेकंड लाइनअप अगर हमारा तैयार नहीं होता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या आएगी। नए खिलाड़ी जो हैं अब काफ़ी सेट कर गए हैं। आप देखिए युवराज काफी दिन से एक हरमन पे आप कितने दिन तक आपको याद है कौन पाल सिंह था, वो हमारा बहुत स्टार ड्रैग फ्लिकर था। उसके बाद गैप बना, फिर हरमन आए, हरमन के बाद अपने अगले खिलाड़ी की खोज थी और वो जरूरी है, नहीं तो वो जो गैप
हो जाता है ना, वहाँ पे जैसे श्रीजेश इतने लंबे समय तक टीम में शामिल थे और वो गैप अभी थोड़ा फिल करने में टाइम लग रहा है। तो हरमन की भी एज हो चुकी है, आपको आज न कल हरमन रिटायर करेंगे, तो उस लेवल का एक ड्रैग फ्लिकर बहुत जरूरी है। आज आप देखें ना, सारा दोनों टीम जो भी गोल की पेनल्टी कॉर्नर की अहमियत बहुत बढ़ गई है और पेनल्टी कॉर्नर में मैक्सिमम गोल जो हो रहा है वो ड्रैग फ्लिक में हो रहा है। एक बात और, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जितना फोकस हम लोग पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने में करते हैं, उतना ही कोशिश हमको पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस में भी करना चाहिए। चाइना जैसे टीम से अगर आप 3-3 पेनल्टी कॉर्नर से गोल खा रहे हैं, और वो भी तब जब अमित रोहितदास जैसा रशर, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट रशर माना जाता है, तो उसके रहते इस तरीके से 3 गोल खाना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। कोच को तो सोचने पे जरूर मजबूर करेगा। बहुत सही कोच हैं हमारे, उनके साथ अभी मैनेजर के भूमिका में शिवेंद्र हैं। शिवेंद्र इसके पहले कोच की भूमिका में बहुत लंबे समय से रहे। शिवेंद्र बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके साथ सारे खिलाड़ियों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और इसका एडवांटेज इसलिए है कि आज भी बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स प्लेयर हैं, कुछ पंजाब से जो प्लेयर्स हैं, तो लैंग्वेज का जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उस गैप को शिवेंद्र बहुत अच्छे से भरते हैं। तो टीम, हम जाहिर सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको लोग, टेम्पोररी गैप है। हाँ। जो एक पुरानी एस्टैब्लिश टीम जिसमें अनुभवी खिलाड़ी थे, ये एक मिश्रण है अनुभवी युवा खिलाड़ियों को, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और ये पहला मैच था, जिस तरह की गर्मी थी यहाँ, उसमें आप देखे होंगे कि तीसरा हाफ के बाद 3-3 पर खेल बराबर था। उसमें तो लग रहा था कि भारत की तो थोड़ा भी डाउन थी तीसरे क्वार्टर में। जाहिर सी बात है, ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है। लेकिन चौथे क्वार्टर में भारत की टीम ने अच्छी वापसी की, न सिर्फ एक गोल किया बल्कि एक तो फील्ड गोल भी जो बाद में डिसअलाउ हो गया, या फिर एक पेनल्टी स्ट्रोक भी अनफॉर्चुनेटली कहिए कि वो हरमनप्रीत ने मिस किया। अच्छा दबाव भारत ने बनाया था। लेकिन एक बात मानिए कि चीन तो कोई भी खेल हो, जब चीन के खिलाड़ी खेलते हैं तो उन्हें हल्के में कोई नहीं लेता है। और अब पिछले कई वर्षों से हॉकी भी में अब देखें कि चीन के खिलाड़ी काफी अच्छा खेल रहे हैं, और बल्कि आगे अब जापान को सोचना होगा कि वो चीन को किस तरह से चीन से पार पाता है। आज तो जापान ने कजाकिस्तान को 7-0 से हराया, बहुत एक तरफा मुकाबला था। दूसरे पुल का जो मैच था वो कोरिया और चीनी ताइपे का, उसको वो भी एक तरफा मैच हुआ 7-0 से। लेकिन अगर मैच देखने लायक था तो यही मैच था। जो भी दर्शक आए थे उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, बहुत उत्साह में थे, काफी जोश में थे, और एक अच्छा मैच देखने को मिला। हर कोई चाहता है बाहर जीते, लेकिन मैच अच्छा है तो जो साथ में खिलाड़ी है उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि चीनी खिलाड़ियों ने अच्छी टक्कर दी भारत को। हाँ, निश्चित रूप से। और ये चीन आज बहुत खुश होगा, क्योंकि चीन को इतना क्लोज कॉन्टेस्ट की उम्मीद नहीं थी। और एक और चीज थी कि दोनों टीम बहुत ओपन होके खेल रही थी। आप देखिए कि 4-3 का जो स्कोर है, और वो ये बताता है कि काफी गोल स्कोरिंग हुई। इसका रीजन ये था कि टीम काफी ओपन होके खेल रही थी। वो कोई बॉल पोजीशन की बात, बहुत ज्यादा फाउल भी नहीं हुआ। नहीं, फाउल की बात आप करें तो जर्मन प्रीत को फिर से इस बात पे ध्यान देना हुआ कि थोड़ा डिसिप्लिन, क्योंकि जर्मन का कार्ड एक बार हम लोग को के लिए बहुत भारी पड़ चुका है, तो थोड़ा डिसिप्लिन तो मेंटेन करना होगा। अब इंटरनेशनल हॉकी में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना है। बिल्कुल, एम्पायर से तो बहस करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, वैसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ, आगे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पेनल्टी स्ट्रोक भी अनफॉर्चुनेटली कहिए कि वो हरमनप्रीत ने मिस किया। अच्छा दबाव भारत ने बनाया था। लेकिन एक बात मानिए कि चीन तो कोई भी खेल हो, जब चीन के खिलाड़ी खेलते हैं तो उन्हें हल्के में कोई नहीं लेता है। और अब पिछले कई वर्षों से हॉकी भी में अब देखें कि चीन के खिलाड़ी काफी अच्छा खेल रहे हैं, और बल्कि आगे अब जापान को सोचना होगा कि वो चीन को किस तरह से चीन से पार पाता है। आज तो जापान ने कजाकिस्तान को 7-0 से हराया, बहुत एक तरफा मुकाबला था। दूसरे पुल का जो मैच था वो कोरिया और चीनी ताइपे का, उसको वो भी एक तरफा मैच हुआ 7-0 से। लेकिन अगर मैच देखने लायक था तो यही मैच था। जो भी दर्शक आए थे उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, बहुत उत्साह में थे, काफी जोश में थे, और एक अच्छा मैच देखने को मिला। हर कोई चाहता है बाहर जीते, लेकिन मैच अच्छा है तो जो साथ में खिलाड़ी है उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि चीनी खिलाड़ियों ने अच्छी टक्कर दी भारत को। हाँ, निश्चित रूप से। और ये चीन आज बहुत खुश होगा, क्योंकि चीन को इतना क्लोज कॉन्टेस्ट की उम्मीद नहीं थी। और एक और चीज थी कि दोनों टीम बहुत ओपन होके खेल रही थी। आप देखिए कि 4-3 का जो स्कोर है, और वो ये बताता है कि काफी गोल स्कोरिंग हुई। इसका रीजन ये था कि टीम काफी ओपन होके खेल रही थी। वो कोई बॉल पोजीशन की बात, बहुत ज्यादा
फाउल भी नहीं हुआ। नहीं, फॉल की बात आप करें तो जर्मन प्रीत को फिर से इस बात पे ध्यान देना हुआ कि थोड़ा डिसिप्लिन, क्योंकि जर्मन का कार्ड एक बार हम लोग को के लिए बहुत भारी पड़ चुका है, तो थोड़ा डिसिप्लिन तो मेंटेन करना होगा। अब इंटरनेशनल हॉकी में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना है। बिल्कुल, एम्पायर से तो बहस करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ, आगे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और आपको बताएं कि अभी टीम में थोड़ा सा स्लो खेल रही है, वो फर्स्ट टाइम बिहार में वो टीम आई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टीम सेट कर जाएगी, टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सेट करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि टीम से जो एक्सपेक्टेशन है हमारे खिलाड़ी उसको पूरा करेंगे। और एक और बात बताएं कि जो हमारे फॉरवर्ड के जो कुछ खिलाड़ी हैं, आज उनको मौका नहीं मिला, और जो मौका मिला भी वो, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि आज जो हमारा जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट हुआ करता था मिडफील्ड, हाफ लाइन का जो है, वो उतना सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो डिफेंस की बात करें या बॉल आगे ले जाने की बात करें, बीच में गैप बन रहा था, तालमेल नहीं बन हो रही थी, जिसके चलते टीम को मौका मिल जा रहा था। और दूसरा कहते हैं कि टीम बिखर रही थी। एक होता है ना कि एक प्लान करके, बहुत प्लान इसको करके जो हमारा जो प्रेशर बनता है वो उस तरह का कम हो रहा था। राइट फ्लैंक का हम लोग ज्यादा यूज किए आज, लेकिन दोनों फ्लैंक का, पूरे मैदान का आपको उपयोग करना पड़ेगा। और देखिए, फिटनेस में जाहिर सी बात है इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, ये पुराने जमाने की बात है, जब 3-3 की बराबरी थी तो बहुत लोग का धड़कन बढ़ गया था, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त था कि टीम अंततः जीतेगी। और वो तालमेल अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम ने दिखाया भी, और 4-3 नहीं बल्कि थोड़े से किस्मत अगर साथ देती है 5-3 स्कोर हो सकता था। हाँ, नहीं देखिए, चाइना का लास्ट क्वार्टर में जिस तरीके से, लास्ट क्वार्टर ने 3-3 की बराबरी के बाद चाइना मैन टू मैन मार्किंग करके खेलना शुरू किया, और उसका चाइना का मैन टू ड्रॉ हो जाए, वो उनके लिए बहुत बड़ी थी, और मैन टू मैन मार्किंग कर रहे थे। उस समय इंडियन टीम थोड़ी देर बॉल पोजीशन की, बॉल को पीछे खींची, और वो मैन टू मैन मार्किंग को तोड़ने के बाद ये उसका उसके बाद भी आप देखे होंगे कि अंतिम क्वार्टर में भी वो मैन टू मैन मार्किंग पे ज्यादा था। और जाहिर सी बात है कि अगर आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो फिर तो आपके ऊपर गोल पड़ना ही है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि अटैक इज बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। तो आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है, जो भारतीय टीम ने सोचा था संघर्षपूर्ण ही सही, 3 अंक पूरे हासिल किए हैं। अब आने वाले मैचों में निश्चित तौर से और अच्छा खेल देखने को मिलेगा, और भारत के लिए विश्व कप हॉकी का रास्ता खुलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये कि आपको दोनों गोलकीपर को भी यूज करना था, और सब्स्टिट्यूट को भी यूज करना था। सदानंद वगैरह को, लकड़ा को लाना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए उनको ट्राई करना चाहिए अभी, क्योंकि वो कुछ कभी कभी नए खिलाड़ी भी काफी हिट हो जाते हैं। अभी हार्दिक फुल फॉर्म में दिख रहे थे, ये अच्छी बात है। आपके हरमनप्रीत भी इंजरी के बाद थोड़ा डाउन थे, बट ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी हैट्रिक बनाई, और बधाई इंडियन टीम को, सारे भारतवासियों को। बिहार में जिस तरीके से विमेंस हॉकी में बिहार विनर हुआ और बिहार के लिए लकी साबित हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि ये मेंस हॉकी में भी भारत के लिए लकी साबित होगा बिहार। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के आयोजन से अपने राज्य का भी नाम रोशन होता है, एक ब्रांडिंग छवि बनती है, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। और मैं पुनः अपने बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, खेल विभाग से जुड़े स्पोर्ट्स अथॉरिटी, विशेषकर रविंद्र शंकरन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार व्यवस्था किया है, इतना शानदार आयोजन किया है। अब अगले मैच में हम लोग फिर से एक बार आपके बीच शामिल होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।